हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एडी आदित्य क्लासेज में। आज हम बात करेंगे, हाल ही में एक पूर्व राष्ट्रपति थे अपने भारत देश के, उनका निधन हुआ है, जिनका नाम था प्रणब मुखर्जी। प्रणब मुखर्जी का निधन हो चुका है, जो कि पूर्व राष्ट्रपति रहे हैं भारत के। तो आज हम इनके बारे में बात करेंगे, इनके जीवन के बारे में देखेंगे कि इनके परिवार में कौन थे, इन्होंने कब करियर की शुरुआत करी है और इन्होंने क्या क्या किया, इनको क्या पुरस्कार मिले हैं, उन सभी के ऊपर हम बात करेंगे। तो जो आज का अपना टॉपिक है उस पर हम बात करते हैं, पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी। ठीक है, ये अपना टॉपिक है। भारत के पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी का निधन हुआ। तो यह भारत के पूर्व राष्ट्रपति रहे हैं, इनका निधन हो चुका है। और जब ये राष्ट्रपति रहे हैं तो वर्तमान में तो राष्ट्रपति है रामनाथ कोविंद। इनसे पहले जो भारत के राष्ट्रपति थे उनका नाम है प्रणब मुखर्जी, यानी इनको ज़्यादा दिन नहीं हुए हैं। इनका कार्यकाल, अंतिम कार्यकाल इन्हीं का था, भारत के राष्ट्रपति का। और वर्तमान में है रामनाथ कोविंद। ठीक है, तो अब देखते हैं इनके बारे में नेक्स्ट। और अब नेक्स्ट बात करते हैं इनके बारे में, इनके जन्म से बात करते हैं कि इनका जन्म कब हुआ था। तो जो भारत के पूर्व राष्ट्रपति रहे हैं प्रणब मुखर्जी, उनका निधन हुआ था 11 दिसंबर 1935 को, यानी कि स्वतंत्रता प्राप्ति के लगभग 12 साल पहले इनका जन्म हो चुका था, क्योंकि भारत को स्वतंत्रता मिली थी 1947 में और इनका जन्म हुआ था 11 दिसंबर 1935 को। 1935 में ही भारत शासन अधिनियम लगा था, जो कि वर्तमान संविधान का अधिकतर भाग उसी से लिया गया है। ठीक है, तो 11 दिसंबर 1935 को जन्म हुआ पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी का। जन्म स्थान अगर पूछे तो इनका जन्म हुआ था पश्चिम बंगाल के मिराती गांव, वीरभूम जिला। जो पश्चिम बंगाल है उसका वीरभूम जिला है, जिसके मिराती गांव में हुआ था इनका जन्म। एक छोटा सा गांव है पश्चिम बंगाल का, मिराती गांव। ठीक है, बात करें इनकी मृत्यु के बारे में। इनकी मृत्यु हुई है 31 अगस्त 2020 को। हाल आज ही इनकी मृत्यु हुई है 31 अगस्त 2020 को। अगर इनका मृत्यु का स्थान पूछे तो ये अस्पताल में भर्ती थे, उसका नाम है R&R हॉस्पिटल। और ये कहाँ पर है तो दिल्ली में। जो दिल्ली में R&R हॉस्पिटल है उसमें इनको भर्ती करवाया गया था और वहीं पर इनका निधन हो चुका है। इनका निधन हुआ है 84 वर्ष की आयु में, यानी कि इन्होंने इस धरती पर 84 साल गुजारे हैं और 84 ईयर की आयु प्राप्त करने के उपरांत इनका निधन हो गया है और ये हमें छोड़कर चले गए हैं। बात करें इनके पिता के बारे में, तो इनके पिता थे कामदा किंकर मुखर्जी। पिता का नाम पूछे तो कामदा किंकर मुखर्जी करके इनके पिता का नाम था, जो कि एक स्वतंत्रता संग्रामी थे, यानी कि स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए उन्होंने स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिया था, जिसके लिए उन्हें लगभग 10 साल जेल में बिताने पड़े थे। जो इनके पिताजी थे कामदा किंकर मुखर्जी, वो एक स्वतंत्रता प्रेमी संग्रामी थे, जिन्होंने स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिया, जिसके कारण ब्रिटिश सरकार उन्हें लगभग 10 साल तक जेल में रखती है। बात करें इनकी माता के बारे में, इनकी माता का नाम था राजलक्ष्मी मुखर्जी। राजलक्ष्मी मुखर्जी करके इनकी माता का नाम है, जो कि एक स्वतंत्रता सेनानी थी। अगर इनके परिवार की बात करें, पिता के बारे में जान लिया, माता के बारे में जान लिया। ठीक है, जब इनका विवाह हुआ 1957 में, तो लगभग 22 वर्ष की आयु में इनका विवाह हुआ था सुब्रा मुखर्जी के साथ। तो इनका विवाह होता है 22 वर्ष की उम्र में 1957 में। किसके साथ होता है तो सुब्रा मुखर्जी इनकी पत्नी का नाम था, जिनका निधन हो चुका है वर्ष 2015 में। तो वर्ष 2015 में इनकी जो पत्नी है सुब्रा मुखर्जी, वो भी इनका साथ और इस धरती को छोड़कर जा चुकी है। और अब लगभग 5 साल बाद ये भी इस दुनिया को छोड़कर चले गए हैं। तो इनके साथ में एक बहुत ही अच्छा इतिहास रहा है राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी के बारे में, जिसके बारे में हम नेक्स्ट जान ही रहे हैं। अभी तक हमने केवल इनका जीवन परिचय देखा है थोड़ा बहुत, लेकिन अब देखेंगे कि इनके करियर में इन्होंने क्या क्या किया है और इनका क्या योगदान रहा है भारत के लिए। ये वित्त मंत्री भी रहे हैं, सांसद भी रहे हैं और राष्ट्रपति भी रहे हैं। नेक्स्ट है कि इनके परिवार में और देखते हैं कि बच्चे वगैरह कौन कौन हैं। इनके 3 बच्चे थे, शर्मिष्ठा मुखर्जी, बच्चे हैं, थे नहीं है, 3 बच्चे हैं, शर्मिष्ठा मुखर्जी, अभिजीत मुखर्जी और इंद्रजीत मुखर्जी। इनमें इनके 2 लड़के हैं, अभिजीत मुखर्जी और इंद्रजीत मुखर्जी। और अगर बात करें इनकी बेटी की,
तो उनका नाम है शर्मिष्ठा मुखर्जी। अब देखते हैं इनको पुरस्कार मिले हैं उनके बारे में। इनको 2 सर्वोच्च पुरस्कार मिले हैं इनके जीवन में। पहला है भारत रत्न, 2019 में इनको मिला था। तो ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ये ज़रूर पूछा जा सकता है कि वर्ष 2019 में सम्मानित भारत रत्न द्वारा पूर्व राष्ट्रपति का नाम क्या है। तो प्रणब मुखर्जी, क्योंकि ये हमें छोड़कर भी जा चुके हैं तो करंट में वैसे ही ये अच्छा क्वेश्चन बन चुका है। ठीक है, तो अगर पूछा जाए कि इनको सबसे बड़ा पुरस्कार क्या मिला था, तो भारत रत्न मिला था। कब मिला था, तो 2019 में। ठीक है, भूपेन हजारिका और नानाजी देशमुख के साथ इनको मिला था। 3 व्यक्तियों को दिया गया था भारत रत्न 2019 में, भूपेन हजारिका, नानाजी देशमुख और राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी। ठीक है, इन 3 व्यक्तियों को दिया गया था भारत रत्न 2019 में। इसके अलावा इनको एक और भारत का सर्वोच्च सम्मान दिया गया था, पद्म विभूषण 2008 में। तो ये 2008 में ही पद्म विभूषण द्वारा सम्मानित किए जा चुके हैं। और जो भारत का सबसे बड़ा नागरिक सम्मान है भारत रत्न इनको मिला था 2019 में। अगर इनके उपनाम की बात करें तो इनका उपनाम रहा है प्रणब दा। लोग इनको प्रणब दा के नाम से ही जानते हैं, जो कि इनका प्रिय नाम रहा है। अब बात करें, प्रणब मुखर्जी भारत के राष्ट्रपति रहे हैं, तो उनका कार्यकाल था 2012 से 2017। 25 जुलाई 2012 को ये भारत के राष्ट्रपति बनते हैं और 25 जुलाई 2017 को इनका कार्यकाल समाप्त हो जाता है। और 25 जुलाई 2017 से 25 जुलाई 2022 तक भारत के राष्ट्रपति रहेंगे रामनाथ कोविंद, जो कि वर्तमान में भारत के राष्ट्रपति है। भारत के राष्ट्रपति 25 जुलाई को ही बन जाते हैं और ठीक है, तो 25 जुलाई को भारत का नया राष्ट्रपति चुना जाता है प्रत्येक 5 वर्ष के बाद में। तो इनका जो कार्यकाल था वर्तमान राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से पहले 2012 से 2017 तक। और पहली बार ये राष्ट्रपति जब बने थे तो उस समय भारत के प्रधानमंत्री थे डॉक्टर मनमोहन सिंह और उपराष्ट्रपति थे हामिद अंसारी। ठीक है, जो भारत के प्रधानमंत्री थे इन पूर्व में जो 2014 में नरेंद्र मोदी बनते हैं, उनका नाम है मनमोहन सिंह, जो कि लगातार 2 कार्यकाल रहे थे उनके। और लगातार ही 2 कार्यकाल उस समय उपराष्ट्रपति के रहते हैं, जिनका नाम था हामिद अंसारी। बात करिए ये भारत के वित्त मंत्री कब रहे हैं, तो ये भारत के वित्त मंत्री रहे हैं 2009 से 2012 तक। पहली बार ये भारत के वित्त मंत्री बनते हैं इंदिरा गांधी के समय 1984 में। ठीक है, और फिर ये दूसरी बार बनते हैं 2009 से 2012 में। ठीक है, अब नेक्स्ट बात करें कि पहली बार भारत के वित्त मंत्री कब बने थे, तो 1984 में ये भारत के पहली बार वित्त मंत्री बनते हैं। जब पहली बार 1984 में ये भारत के वित्त मंत्री बने थे, उस समय भारत की प्रधानमंत्री थी श्रीमती इंदिरा गांधी। ठीक है, जब 1975 में इंदिरा गांधी के समय आपातकाल लगता है, तो उसी समय इनके ऊपर भी काफ़ी सारे जो ब्लेम लगाए जाते हैं, आरोप प्रत्यारोप लगाए जाते हैं। तो उनसे फिर ये जब दोबारा प्रधानमंत्री बनती है श्रीमती इंदिरा गांधी, उनको फिर ये आरोपों से मुक्त करवाती है। अगर बात करें कि ये सदन के नेता कब बने थे, तो ये सदन के नेता रहे 2004 से 2012 तक, जो कि प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के कार्यकाल थे लगातार 2004 से 8 और 2008 से 2012। ठीक है, बात करें इनको एक उपाधि मिली हुई थी डी लिट की। इन्होंने स्नातक भी किया था और उसके अलावा इन्होंने वकालत भी करी हुई है, तो इनको फिर बाद में एक उपाधि भी मिली थी डी लिट की। ठीक है, पहली बार राज्यसभा में ये 1969 में ही पहुंच गए थे। 1969 में ये राज्यसभा के लिए चुने गए थे। ठीक है, सांसद बने थे ये राज्यसभा के 1969 में। ये इनके करियर की शुरुआत मानी जाती है, अपने राजनीतिक करियर की। जो इनसे पहले ये पश्चिम बंगाल वगैरह में कांग्रेस के अध्यक्ष वगैरह भी रहे थे वहाँ पे, लेकिन बड़े स्तर पे जब ये पहली बार सामने आए तो पहली बार ये राज्यसभा में 1969 में पहुँचते हैं। तभी इन फिर राष्ट्रीय कांग्रेस वगैरह में ये आगे बढ़ते हैं। इनको एक और भी पुरस्कार मिला था 1997 में। 1997 में इनको उत्कृष्ट सांसद चुना जाता है। उत्कृष्ट सांसद का पुरस्कार दिया जाता है, तो ये चुने गए थे 1997 में। वह देश के बहुमुखी प्रतिभा के धनी मंत्री थे। इनको बहुमुखी प्रतिभा का धनी कहा जाता है
और ये मंत्री इसलिए नाम जुड़ गया क्योंकि ये काफ़ी अच्छे अच्छे पदों पर रहे थे। रक्षा मंत्री, वित्त मंत्री, विदेश मंत्री, ऐसे अच्छे अच्छे पदों पर रहे थे। जैसे कि आगे की स्लाइड में मैंने आगे लिखा भी हुआ है कि वह अकेले ऐसे मंत्री हुए हैं जिन्होंने 4 बड़े मंत्रालय यानी कि रक्षा, वाणिज्य, विदेश और वित्त मंत्रालय संभाला है। इनके मंत्री रहे हैं, इसीलिए इनको बहुमुखी प्रतिभा का धनी मंत्री कहा जाता है। तो अगर पूछे कि इन्होंने कौन कौन से वित्त मंत्रालयों को संभाला है, तो उनमें से वित्त है, विदेश है, वाणिज्य और रक्षा मंत्रालय, इन सभी के प्रमुख रहे हैं और भारत को एक अलग ही मुकाम पर सेवाएं देते हुए पहुंचाया है। रक्षा के क्षेत्र के योग में भी इन्होंने काफ़ी अच्छा योगदान दिया। जब इनको रक्षा मंत्री से हटा के वित्त मंत्रालय सौंपा गया तो फिर A.K. एंटनी को भारत का रक्षा मंत्री बना दिया जाता है। ठीक है, विदेश मंत्री बनाया जाता है, तब फिर इनको रक्षा मंत्री से हटा के विदेश मंत्री बनाया जाता है और फिर वहाँ पे रक्षा मंत्री बनते हैं A.K. एंटनी। ठीक है, 1984 में उनको यूरो मनी मैगजीन यानी कि एक मैगजीन है यूरो मनी नाम करके, उनका उस मैगजीन का नाम है यूरो मनी मैगजीन, उसने 1984 में इनको दुनिया का सर्वश्रेष्ठ वित्त मंत्री घोषित किया था। क्योंकि ये पहली बार उसी समय भारत के वित्त मंत्री बने थे और उसी समय फिर यूरो मनी मैगजीन ने इनको दुनिया का सर्वश्रेष्ठ वित्त मंत्री घोषित कर दिया था। इनकी जो नीतियाँ थी, इन्होंने जो वित्त मंत्री रहते हुए कार्य किए थे उस समय, उसी समय फिर इनको दुनिया का सर्वश्रेष्ठ वित्त मंत्री घोषित कर दिया जाता है यूरो मनी मैगजीन द्वारा। तो ये भी इनके लिए एक उपलब्धि रही है इनके कार्यकाल में। ठीक है, वह अकेले ऐसे वित्त मंत्री हैं जिन्होंने 7 बार बजट पेश किया। इनको कहा जाता है कि ये अकेले ऐसे वित्त मंत्री हैं भारत के जिन्होंने 7 बार बजट पेश किया है। इंदिरा गांधी के निधन के बाद ये कांग्रेस पार्टी को छोड़ देते हैं। जब इंदिरा गांधी का निधन होता है 1985 में, तो उसके बाद में फिर इनके ऊपर काफ़ी आरोप प्रत्यारोप लगाए जाते हैं। तो फिर और उसी कारण ये फिर जो पार्टी थी कांग्रेस पार्टी, राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी, उसको छोड़ देते हैं और अपनी एक अलग राजनीतिक पार्टी शुरू करते हैं, अपना एक अलग राजनीतिक करियर शुरू करना चाहते हैं। और उस पार्टी का अगर नाम पूछा जाए तो उसका नाम था राष्ट्रीय समाजवादी पार्टी। देखिए, ये क्वेश्चन इसलिए यहाँ पे डाला गया है क्योंकि करंट में इम्पोर्टेंट है। प्रणब मुखर्जी की डेथ हुई है, लेकिन इसको जीके से रिलेट किया जाता है। करंट में तो करंट में डाल देंगे इसको, लेकिन करंट में फिर ये नहीं पूछेंगे कि किसका निधन हुआ है, इनसे रिलेटेड बातें पूछेंगे कि जैसे कि वह भारतीय कौन से राष्ट्रपति थे, या तो ये जीके का क्वेश्चन हो गया, या फिर इन्होंने अलग पार्टी क्या बनाई थी, तो वो भी जीके का क्वेश्चन हो गया। थोड़ा हिस्ट्री से आ जाता है तो फिर ये जीके के क्वेश्चन बन जाते हैं और वो करंट से रिलेट करके पूछते हैं एग्ज़ाम में क्वेश्चन। आजकल एग्ज़ाम का अलग ट्रेंड है कि वो करंट से रिलेट करके ही जीके क्वेश्चन किए जाते हैं। तो अगर पूछे कि इन्होंने पार्टी कब छोड़ी थी, तो इन्होंने पार्टी छोड़ी थी इंदिरा गांधी के निधन के बाद, और इन्होंने अलग राजनीतिक पार्टी बनाई थी, राष्ट्रीय समाजवादी पार्टी। इन्होंने जो अलग पार्टी बनाई थी उसका कारण था कि इनके मतभेद हो गए थे। जो इंदिरा गांधी के बाद प्रधानमंत्री बनते हैं राजीव गांधी के साथ, तो फिर ये पार्टी छोड़ देते हैं। लेकिन फिर बाद में जो राजीव गांधी थे प्रधानमंत्री, उन्होंने इनके साथ समझौता कर लिया था और फिर इन्होंने अपनी राष्ट्रीय समाजवादी पार्टी का विलय कांग्रेस में कर दिया था। तो ये फिर वापस कांग्रेस में शामिल हो जाते हैं। एक नोट है जो इनके बारे में और कुछ इम्पोर्टेंट बात बताता है। इम्पोर्टेंट ये है कि यह देश के कौन से नंबर के राष्ट्रपति बने थे, तो ये देश के 13वें नंबर के राष्ट्रपति बने थे। और वर्तमान में जो देश के राष्ट्रपति हैं वो 14वें नंबर के हैं, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद। ठीक है, अगर बात करें कि इनको कहा जाता है कि ये कठोर राष्ट्रपति रहे हैं। ठीक है, दयावान राष्ट्रपति के रूप में जाना जाता है या दयालु राष्ट्रपति के रूप में जाना जाता है। जो इनसे पहले राष्ट्रपति रही थी प्रतिभा देवी सिंह पाटिल, 2007 से 2012 तक रही थी, तो उनको भारत का दयालु राष्ट्रपति के रूप में जाना जाता है। और इनको जाना जाता है भारत के कठोर राष्ट्रपति के रूप में, क्योंकि इन्होंने जितनी भी दया याचिकाएँ आई थी उनमें से लगभग 97% दया याचिकाओं को खारिज कर दिया था। जबकि जो राष्ट्रपति रही थी प्रतिभा देवी सिंह पाटिल, उन्होंने लगभग सभी दया याचिकाएँ स्वीकार करी थी। ठीक है, इसीलिए उनको भारत का दयालु राष्ट्रपति कहा जाता है और इनको भारत का कठोर राष्ट्रपति कहा जाता है, क्योंकि ये किसी भी दया याचिका को खारिज नहीं करते हैं और लगभग 97% दया याचिकाओं को खारिज कर देते हैं और उनको
मृत्यु की सज़ा दिलवा देते हैं। इनको कठोर और जो प्रतिभा देवी सिंह पाटिल थी उनको दयालु राष्ट्रपति कहने का कारण यही है कि भारत का संविधान के अकॉर्डिंग एक रूल है कि कोई व्यक्ति जो कि जिसको सज़ा मिल चुकी है, मृत्युदंड मिल चुका है, तो वह उसके खिलाफ पहले सुप्रीम कोर्ट में जा सकता, हाई कोर्ट में, फिर हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट में जा सकता है। और अगर सुप्रीम कोर्ट ने भी उसको मृत्युदंड दे दिया तो उसके पास एक चांस और बचता है कि वह भारतीय राष्ट्रपति के पास में इसके लिए आवेदन करे, दया याचिका लगाए कि मुझे मृत्युदंड ना दिया जाए। लेकिन जब जो राष्ट्रपति हुए हैं अपने प्रणब मुखर्जी, उन्होंने ऐसे खूंखार जो अपराधी थे उन सबको सभी को दया याचिकाएं खारिज करते हुए मृत्युदंड की सज़ा दिलवाई थी, इसलिए उनको भारत का कठोर राष्ट्रपति कहा जाता है। ठीक है। इन्होंने अफजल गुरु और अजमल कसाब जैसे आतंकवादियों की दया याचिका भी खारिज करी थी। अफजल गुरु और अजमल कसाब को जो फांसी की सज़ा दी गई थी, सुप्रीम कोर्ट ने इनको सज़ा सुनाई थी, लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट ने इनको मना कर दिया और फांसी की सज़ा सुना दी तो उसके बाद में फिर ये जाते हैं राष्ट्रपति के पास में, और राष्ट्रपति फिर इन दोनों को ही इनकी सज़ा को माफ़ नहीं करते हैं और इनको फांसी की सज़ा के लिए दिलवा देते हैं और फिर इनकी मृत्यु हो जाती है। तो ये भारत के बहुत बड़े अपराधी रहे हैं, बहुत बड़े आतंकवादी थे। भारत को इन्होंने काफ़ी नुकसान पहुंचाया है, काफ़ी लोगों की डेथ हुई थी जब इन्होंने मुंबई बम ब्लास्ट में शामिल था अजमल कसाब, और अफजल गुरु पहले के बम ब्लास्ट 2008 के समथिंग उसमें शामिल था। तो ऐसे फिर इन्होंने जब जो जान माल की हानि हुई थी उसमें काफ़ी लोग मारे गए थे, तो उसके कारण फिर इनको राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी माफ़ नहीं करते हैं और इनकी जो सुप्रीम कोर्ट द्वारा सज़ा सुनाई हुई थी मृत्युदंड की, उसको ये बरकरार रखते हैं। तो ये थे अपने भारत के पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी, जिनके बारे में हमने पूरी जानकारी इसमें देख ली है, पूरी बात कर ली इनके जन्म से लेके मृत्यु तक, इनको जो पुरस्कार मिले हैं, इनकी फैमिली के बारे में, इन्होंने जो कार्य किए हैं, राष्ट्रपति का कार्यकाल रहा उसको भी देखा हमने, और इन्होंने जो एक अलग ही मुकाम हासिल किया है अपनी लाइफ में, तो इनको सत सत नमन है। और भगवान इनकी आत्मा को शांति प्रदान करे, और जो ऐसे राष्ट्रपति की ही आवश्यकता रहती है कि जो देश को एक अलग ही मुकाम पर लेकर जाए। तो उम्मीद है आपको इनके बारे में संपूर्ण जानकारी मिल गई होगी और आपको वीडियो पसंद भी आया होगा। तो मेरी गुजारिश है कि आप वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर करते रहे, अपने फ्रेंड्स को बताते रहे, चैनल को सपोर्ट करते रहे। आपका जो सपोर्ट है उसी से फिर चैनल आगे बढ़ता है और उसी से फिर थोड़ी इच्छा भी होती है, इच्छा शक्ति मजबूत होती है कि चलो आपको फ़ायदा हो रहा है तो हम वीडियो बनाएं और आपके पास में संपूर्ण जानकारी और विद फैक्ट के साथ और जल्द से जल्द पहुंचाई जाए। तो जैसे ही कोई भी लेटेस्ट कोई करंट का टॉपिक होता है तो उस पर तो हम बिल्कुल एग्जैक्ट टाइम पे आपके पास वीडियो प्रोवाइड करवा रहे हैं। और उसके अलावा अपने जो मंथली करंट अफेयर है उस पर भी टाइम टू टाइम वीडियो अपलोड हो रहा है, साथ ही जो अपने साइंस की वीडियो वो भी अपलोड होते रहते हैं। तो आप चैनल पे बने रहिए और अपनी स्टडी को कंटिन्यू रखिए। थैंक यू फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही।